Jai Hind friends, let's start. The annual range of temperature in the interior of continent is high as compared to coastal area. What are the reasons? Select the correct answer using code given below. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बता रहा है? जो इंटीरियर ऑफ कंटिनेंट है ना, वहां का एनुअल टेम्परेचर ज्यादा होता है कंपेरेटिवली कोस्टल एरिया से। तो इसके रीजंस क्या है? तो स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ेंगे, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। देखो हमने बचपन से पढ़ा है कि लैंड लैंड पर क्या होता है, लैंड तेजी से हीट अप होती है और तेजी से कूल डाउन भी होती है कंपेरेटिवली वाटर। तो थर्मल डिफरेंस तो हो गया, तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। वेरिएशन इन अल्टीट्यूड बिटवीन द कंटिनेंट एंड ओशन। ठीक है, इस स्टेटमेंट को होल्ड पर रख दो। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर। नहीं दोस्तों, गलत है। इंटीरियर में वीक विंड होती है। ठीक है, हेवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू कोस्ट, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अभी देखो, ये सी वाला एरिया है और ये कॉन्टिनेंट है। अभी जो भी रेनफॉल वाले विंड्स होते हैं ना, वो विंड्स सी से होकर कॉन्टिनेंट पे आते हैं। तो वो क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ से जो वाटर रेनफॉल कैरिंग विंड्स है यहाँ से आ रही है, तो वो सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे करेगी, में करेगी। और जैसे जैसे वो अंदर आएगी, क्या होगा, जो रेनफॉल कैरिंग विंड्स है ना, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो क्या होगा, कंपेरेटिवली कंटिनेंट सी में ज्यादा बारिश होगी, कंटिनेंट में कम बारिश होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 भी गलत है, थर्ड भी गलत है। थर्ड का भी सेम लॉजिक, जैसे रेनफॉल का होता है, जैसे जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं ना, वो सी में होती है। जैसे जैसे वो कंटिनेंट की तरफ आती है, वो स्ट्रॉन्ग विंड की एनर्जी कम होके वो वीक विंड बन जाती है। तो स्टेटमेंट 3 गलत हो गया। अभी देखो स्टेटमेंट 2 को क्यों होल्ड पे रखा था, हमें पता है, देखो अल्टीट्यूड का, जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा। बट ये जो फिनोमिना है ना, इस केस में वैलिड नहीं है, तो सेकंड इज रॉन्ग। तो आंसर क्या आया इसका, स्टेटमेंट नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी दो स्टैटिक पार्ट याद रखना। देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, सबसे ज्यादा लैंड मास है, मोर लैंड। और साउथ हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा वाटर है। अभी ये दोनों के वजह से जो डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, उस डिफरेंस क्रिएट होने के वजह से स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड एंड वाटर बन जाती है। ठीक है, और जो मेजर फैक्टर्स होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ, तो वो है लैंड और वाटर। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को याद रखना, आगे हमें काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कोल, सेलेक्ट द करेक्ट। तो इंडियन कोल में हाई ऐश कंटेंट रहता है, सही बात है। लो सल्फर कंटेंट है, सही है। लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर है, तो नहीं, यहाँ पे हाई ऐश फ्यूजन है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक। तो स्टेटमेंट 3 गलत है। ठीक है, अभी कोल के कुछ टाइप्स रहते हैं। पहला है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट कंटेंट 80 से लेके 95% कार्बन कंटेंट रहता है। अभी देखो जिस कोल में सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट, वो सबसे अच्छा कोल होता है। ठीक है, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोल है। सेकंड नंबर पे आता है ब्यूटेमनस। ओके, ब्यूटिमिनस, तो उसमें 60 से लेके 80% कार्बन कंटेंट है। उसके बाद है लिग्नाइट। लिग्नाइट 40 से लेके 55% कार्बन कंटेंट है। अभी लिग्नाइट में थोड़ा याद रखना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा लिग्नाइट राजस्थान, फिर आसाम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में और तमिलनाडु में हमें लिग्नाइट के डिपॉजिट पाए मिलते हैं, देख। ठीक है, और लास्ट है पीट। पीट टाइप के कोल में लेस देन 40% कार्बन कंटेंट होता है। मतलब ये सबसे ज्यादा इमिशन करता है कंपेरेटिवली अदर थ्री। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग lateral soil in India are correct? Okay, select the correct answer. अभी स्टेटमेंट नंबर वन देखते हो, दे आर जनरली रेड इन कलर। लेटरल सॉइल अभी बचपन से पढ़ा है हमने, लेटरल सॉइल रेड इन कलर रहती है, क्योंकि क्यों रहती है वो रेड इन कलर? ड्यू टू रिच इन फेरिक एसिड, फेरिक ऑक्साइड, सॉरी फेरिक ऑक्साइड। याद रखना ये कंसेप्ट, इस पे आगे और एक पीवाईक्यू आपको मिलेगा। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, अभी इस स्टेटमेंट को होल्ड पे रखो। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। दे आर वेल डेवलप्ड इन कौन कौन से रीजन? वेस्ट घाट, ईस्ट घाट, फिर राजमहल हिल्स, सातपुड़ा, विंध्याज एंड मालवा रीजन। टैपिकोआ, फिर कैश्यू नट ग्रो वेल इन दिस सॉइल, तो ये स्टेटमेंट सही है। साथ ही साथ इसी सॉइल में टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, फिर आर्को एरिका नट भी पाया ग्रो होता है। फिर एक और है, उसका नाम है चिंचोना। ठीक है, तो टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, एरिका नट एंड चिंचोना, ये भी इस सॉइल पे ग्रो होते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अभी एक चीज को याद रखना, मैंने जो स्टेटमेंट टू को होल्ड पे रखा था ना, अभी देखो एग्जामिनर ना यहीं पर ट्रैप सेट करता है। वो क्या बोलेगा? रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। देखो अभी और आगे जो जैसे जैसे पीवाई को डिस्कस करेंगे ना, आपको वो यही यही लॉजिक एग्जामिनर का आपको वहीं पे भी दिखाई देगा। एक जगह पे वो करेगा कि पुअर इन पर्टिकुलर इसमें नाइट्रोजन है, फिर पोटेशियम में, तो समझ लेने का। अगर ये सॉइल के बारे में पूछ रहे हैं, वो रिच इन नाइट्रोजन या फिर पोटेश, रिच इन या फिर पुअर इन ऐसा बोला, तो समझना कि वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये जो एग्जामिनर का ट्रैप है उसको याद रखना, काफी मदद होगी। अभी देखो ऑप्शन भी एग्जामिनर ने कैसे सेट किए हैं। ठीक है, अगर दो को अगर आपने हटा भी दिया ना, ये दो गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से गया, तो सीधा आंसर सी तक आ जाते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को याद रखना। ओके, तो लैटरल सॉइल पुअर किस किस में है? तो लैटरल सॉइल पुअर इन लाइम, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशिया, उसके बाद पोटैश एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement. Natural gas occur in Gondwana bed. Mica occur in abundance in Koderma. Dharavar are famous for petroleum. अभी देखो, नेचुरल गैस ऑकर इन गोंडवाना नहीं है, गोंडवाना बेड में सबसे ज्यादा हमें कोल पाया जाता है। ठीक है, तो एक तो गलत है। धारवाड़ फेमस है किस लिए? आयरन और मैग्नीशियम के लिए, तो तीन भी गया। स्टेटमेंट टू सही है। अभी माइका के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो ये माइका ऑकर्स इन अबंडेंस इन कोडरमा माइन, जो कि झारखंड में है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा माइका इंडिया में पाया जाता है। लगभग 60% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल माइका प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में कौन से स्टेट है जहां पर माइका पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश 41%, उसके बाद राजस्थान 21, उड़ीसा में है 20%, महाराष्ट्र में है 15%। ठीक है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मे बी एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, इन तीनों स्टेट को मिला के 90% से भी ज्यादा माइका पाया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ने ना इस तरह से भी स्टेटमेंट आगे बनाए हुए हैं। देखो कॉपर, कॉपर पूछा इस तरह से उन लोगों ने, तो याद रखना ये चार स्टेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए माइका का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप: कॉटन, ग्राउंडनट, राइस एंड व्हीट। विच ऑफ दिस आर खरीफ क्रॉप? पहले समझते हैं कि खरीफ क्रॉप होता क्या है। अभी देखो खरीफ क्रॉप मतलब क्या, जो मानसून सीजन में ग्रो होता है। मतलब देखो जून में उसकी क्या होते हैं, उसको सो करते हैं, उगाते हैं, उगाने के लिए डाल देते हैं, और अक्टूबर नवंबर वाले मंथ में उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो स्पेसिफिकली इस पीरियड में कौन कौन से
कौन कौन से क्रॉप्स रहते हैं? कॉटन रेक रहता है, ठीक है, ग्राउंड नट रहता है, राइस भी रहता है, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी और कौन कौन से क्रॉप रहते हैं? तो ज्वारी, फिर बाजरी, मेज, रागी, फिर अरहर। अरहर को ही तूर की दाल भी बोलते हैं। फिर मूंग की दाल, उड़द की दाल, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसम और नाइजर सीड। 2023 में आपको नाइजर सीड पे एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। कॉटन पर 2020 में कॉटन ग्रो होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन लगती है वो पूछा था, ठीक है। अभी हमने खरीफ क्रॉप तो देख लिया, तो रबी क्रॉप कौन कौन से होते हैं? रबी क्रॉप, अभी देखो रबी क्रॉप मतलब क्या, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन मंथ में सौ किए जाते हैं, और मार्च मई में मार्च मई के बीच में उसको हार्वेस्ट किया जाता है। कौन कौन से रबी क्रॉप्स हैं? तो एक तो व्हीट, उसके बाद बार्ले, फिर ग्राम, मसूर, फिर मस्टर्ड, सैफ्लोवर और टोरिया। ये कुछ ना क्रॉप्स हैं जो राबी क्रॉप कहलाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्ड्स। द अबोव स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये रीजन है सेंट्रल एशियन स्टेप्स, ठीक है। अभी देखो इसी क्वेश्चन के थीम पर आगे और क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पर क्वेश्चन क्या फॉर्म किया था कि कौन सा एरिया है जहां पर आफ्टरनून को एवरी आफ्टरनून रेनफॉल होता है? तो वो था इक्वेटोरियल। एक इसी थीम पे एक क्वेश्चन था कि मेडिटेरियन रीजन पे, इन मेडिटेरियन रीजन विंटर में रेनफॉल होता है, ठीक है। तो इस तरह की ये थीम एग्जामिनर की इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। साइबेरियन टुंड्रा, तो ये फेमस है इसके लिए, हंटिंग और गैदरिंग के लिए। मतलब यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? नोमैडिक पीपल रहते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज, अभी देखो प्रेरीज मतलब क्या हो रहता है? ग्रास लैंड, ठीक है। और ये जो नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज है वो टेम्परेट ग्रास लैंड का पार्ट है। इसे ही ग्रेनरीज ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर अफ्रीकन सवाना है। हम इंडियन सवाना के बारे में थोड़ा जानते हैं। इंडियन सवाना, तो इंडियन सवाना में कौन कौन सा रीजन आता है? तो नॉर्थ का कर्नाटक आएगा, साउथ का महाराष्ट्र आएगा, ठीक है, फिर तेलंगाना आएगा। अभी एक याद रखना, इंडियन सवाना की जो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक है दे आर सेमी अरिड एंड सवाना क्लाइमेट, ठीक है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डिबेटर, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर। तो मुझे पता है इन दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होगा, एक गलत है, ठीक है। देखो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइजेस। तो प्राइस राइज इन प्राइजेस, तो कौन बेनिफिट मिले, किसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? जिसने कर्ज लिया है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि राइज इन प्राइस हो रही है ना, कीमत बढ़ रही है, ठीक है। तो अभी इन्फ्लेशन मेजर कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मेजर करती है इन्फ्लेशन यूजिंग, क्या यूज करते हैं? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको यूज करके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, ठीक है। और याद रखना, सीपीआई के पहले इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता था, बट टुडे वी यूज सीपीआई। तो इस पर एक क्वेश्चन है 2015 में, तो ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है,
और कौन कौन से एरिया, जैसे कि एग्रीकल्चर, मतलब देखो एक इतना, सपोज 1 एकड़ का एरिया है, 5 लोग है, 5 लोग है, 5 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट 2 लोग भी काम करके ये सफिशिएंट, मतलब इनफ है उसके लिए, 1 एकड़ के लिए, बट ये जो 3 लोग रहते हैं ना, उसे कहा जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बाकी के, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। अभी बाकी के जो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप है ना, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको एक बार थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? अभी देखो दिवाली के दिनों में कई लोग लोग क्या करते हैं, पटाखे की दुकान लगाते हैं, सीजन होने के बाद उनको फिर वो मतलब वो जॉबलेस हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक बंदा है, इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियरिंग किया है उसने, बट कॉल सेंटर पे जॉब कर रहा है, मतलब इसके जो स्किल्स है वो कुछ यूजफुल नहीं है, उसने जो क्वालिफिकेशन उसको मिला है उसके अकॉर्डिंग उसको पे स्केल नहीं है, तो इसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, मिसमैच बिटवीन द जॉब अवेलेबल इन मार्केट एंड स्किल अवेलेबल इन द वर्क। ठीक है, उसके बाद स्लाई साइक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? अभी देखो साइक्लिकल, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट याद रखना कब बढ़ती है, तो वो बढ़ती है जब रिसेशन आता है, ड्यूरिंग रिसेशन। और डिक्लाइन कब होती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कब बढ़ जाती है, कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्लाइन कब होता है, तो वो जब इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी ना, इकोनॉमिकल ग्रोथ, तब आपका साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो जाता है। और कब बढ़ता है? जब रिसेशन आता है। ठीक है, रिसेशन क्या होता है वो आपने 2011 में हमने पढ़ा था। साइक्लिक हो गया। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, देखो एक कंपनी है, इसके पास 100 वर्कर थे, बट इस ओनर ने क्या किया, एक मशीन लेके आए, और इस मशीन ने क्या किया, 50 लोगों का जॉब खा लिया, तो इससे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी एक और टाइप है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, ये बंदा है, जॉब कर रहा है, ठीक है, बट उसको और ज्यादा पैकेज चाहिए, इसलिए इसने ये कंपनी ए को छोड़ दिया और कंपनी बी की तरफ गया, बट कंपनी बी ने कहा कि आपको जुलाई मंथ से स्टार्ट करना है, और इसने मई में जॉब छोड़ दिया, तो ये जो गैप है ना, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर एक बंदा है, ठीक है, वो जॉब कर रहा है, उसने कंपनी छोड़ दी, ठीक है, कंपनी छोड़ने के बाद फिर उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के बीच में जो टाइम पीरियड रहता है, उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। तो दोस्तों यही पर ट्रैप है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है, 2011 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और इसका आंसर है लोकसभा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज, देखो क्यों पार्लियामेंट्री, इसको क्या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन गलत है। अभी स्टेटमेंट वन को अगर हटाओगे ना, तो सीधा आंसर ऑप्शन बी। अभी बाकी के स्टेटमेंट को देखते हैं। द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही बात है, इसका मेंशन हमें कहाँ पे मिलता है, तो इसका मेंशन आर्टिकल 75 सब क्लॉज 2 में मिलता है, बट ये सब क्लॉज 2 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 75 याद रखते थे। स्टेटमेंट थ्री क्या है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, जो आर्टिकल 78 में मेंशन किया है। तो 2 और 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो अभी आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ
प्लानिंग कमीशन, तो ये गलत है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है। जो अभी देखो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया है, तो वो है नीति आयोग ने रिप्लेस किया है। कब किया था? 2015 में किया था। अभी नीति आयोग का एक नीति आयोग एक थिंक टैंक है, ठीक है, जिनका बॉटम टू अप अप्रोच है। और विजन क्या है? मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है। तो वन तो गलत है, अगर वन को हटाओ, आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अभी हम स्टेटमेंट 2 और 3 को थोड़ा एनालिसिस करेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो 2011 में हमने सेवंथ शेड्यूल के बारे में पढ़ा था थोड़ा। इसमें 3 लिस्ट आती है, एक यूनियन, कॉन्करेंट और एक स्टेट लिस्ट। ठीक है। अभी यूनियन लिस्ट में सबसे ज्यादा पावर सेंटर को रहती है। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर प्लस स्टेट, बट अपर हैंड सेंटर का रहता है। स्टेट लिस्ट में स्टेट आता है। देखो वो पांच ऐसी जगह पे, इवन स्टेट लिस्ट के 5 ऐसी जगह पर सेंटर सेंटर को सबसे ज्यादा पावर रहती है। ओके। उसमें राज्यसभा को थोड़ा स्पेशल पावर रहती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है। बट अभी हम डिस्कस करेंगे कि यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। वहां पे बताया था कि कॉन्करेंट लिस्ट में इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग आते हैं, बट अदर कौन कौन से कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है, क्योंकि एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है। ठीक है। तो याद रखना कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में, फिर मैरिज एंड डिवोर्स के बारे में हमें कॉन्करेंट लिस्ट में मिलता है। बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, फिर एडॉप्शन एंड सक्सेशन, उसके बाद ड्रग्स एंड पॉइजन, एजुकेशन, ये याद रखना, एजुकेशन, फिर फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल। ये ये चीजों को याद रखना, क्योंकि इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। फिर प्राइस कंट्रोल एंड इसेंशियल कमोडिटीज एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अभी ये कुछ तो हो गए ये कॉन्करेंट लिस्ट में। अभी स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? स्टेट लिस्ट में आते हैं पुलिस, फिर प्रिजन, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत, म्युनिसिपालिटी, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विस। ठीक है। अभी देखो 2023 में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रिजनर्स से रिलेटेड लॉज कौन बना सकता है। ठीक है। 2 स्टेटमेंट बनाए थे उन्होंने, और सेकंड स्टेटमेंट में पूछा था कि प्रिजनर के जो भी लॉज रहते हैं वो सेंटर बनाता है या फिर स्टेट बनाता है। तो ये याद रखना इस चीज को। ठीक है। अभी यूनियन लिस्ट में क्या है? अभी देखो यूनियन लिस्ट में क्या आता है? डिफेंस आता है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी आती है, फिर फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन ट्रेड, एयरपोर्ट, फिर जो पोर्ट्स रहते हैं ना, शिपिंग पोर्ट्स, वो आते हैं, रेलवे आएगा, और क्या आएगा? वॉर और पीस से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी के से रिलेटेड, ये सब कहाँ से आए, कहाँ पर आएंगे? ये यूनियन में आएगी। और एक और चीज याद रखना, करेंसी एंड कॉइनेज। ठीक है। ये सभी चीजें यूनियन लिस्ट में आ जाती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement: the chairman and the deputy chairman of Rajya Sabha are not the member of the House, while the nominated member of two houses of the parliament has no voting right in the presidential election. They have right to vote in the election of the vice president. तो देखो स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ओके, नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि चेयरमैन ही वाइस प्रेसिडेंट है। अभी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? देखो ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तब
वॉइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना जॉइंट सिटिंग से होता था, बट आफ्टर द एक अमेंडमेंट हुआ था। अगर आपको, आप में से किसी को ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पता है ना, तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब इस कॉन्स्टिट्यूशन से तय किया था कि राज्यसभा और लोकसभा के जो भी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उनका इलेक्शन, उनसे दोज आर द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो डेप्यूटी चेयरमैन है, इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। जब चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट absent है, तब डेप्यूटी चेयरमैन क्या करेगा, चेयरमैनशिप को संभालेगा, ठीक है। अभी थोड़ा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर, मतलब इस पे काफी बार क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ना, तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट, एक दिल्ली और पुदुचेरी, विधान सभा। तो यहाँ के जो एमपीज है, एमपी, एमएलए, दिल्ली और पुदुचेरी के एमएलए, जो भी इलेक्टेड है ना, इलेक्टेड एमपी एमएलए, ये वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। बट अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, आर्टिकल 61 में जो मेंशन किया हुआ है, तो वहां पर प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ही क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to National Legal Service Authority, consider the following statement. Which of the statement given are correct? अभी देखो, its objective is to provide